गुड इवनिंग बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था मैंने? पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है। बेटा वेट करो। तो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और हाँ, डिग्री ऑफ हार्डनेस डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम को मिलीग्राम पर लीटर भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम को हम वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को शायद लिखवाया हुआ है, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, लिखवाया हुआ है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो वो पीपीएम किसका लेते हैं? पीपीएम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड, मैं लिख देता हूं, इट में भी आपने नोट भी किया होगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड, degree of hardness of water is expressed in terms of ppm weight by volume of calcium carbonate। ppm weight by volume of calcium carbonate। ठीक है, मतलब 1 लीटर हार्ड वाटर में कितना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है, वही डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है। ठीक है, 1 लीटर हार्ड वाटर में कितना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है, उसी को हम डिग्री ऑफ हार्डनेस बोलेंगे। जैसे अगर मान लो कि 1 लीटर हार्ड वाटर के अंदर 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या हो जाएगा? 10 ppm वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अगर 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 1 लीटर हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम
10 ppm वेट बाय वॉल्यूम बोलेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस को। ठीक है, तो अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन के थ्रू हार्डनेस मेजरमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, लिखो 50 लीटर of hard water sample, 50 liter of hard water sample contains the following, 50 liter hard water sample contains the following। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। नंबर 1, 55.5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 55.5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 55.5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नंबर 2, 95 मिलीग्राम of magnesium chloride। Number 3, 30 milligram of magnesium sulfate। Number 4, 112 milligram of ferrous sulfate, 112 मिलीग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। ये उस 50 लीटर हार्ड वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। आगे लिखो, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो हार्डनेस कौन कौन से कंपोनेंट की वजह से होती है। तो बोल रहे हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से हार्डनेस होती है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस होती है। ये वो कंपोनेंट है जो वाटर के अंदर हार्डनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से हार्डनेस ऑब्जर्व नहीं होती। तो कई बार क्या होगा, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट दे देंगे जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे उन कंपोनेंट्स को दे दिया जाएगा, उनका अमाउंट भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो जो 4 कंपोनेंट गिवन है, इनमें से ये जो चौथा कंपोनेंट है बेटा, ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा, इसकी वजह से हार्डनेस ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हार्डनेस सिर्फ इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से होगा। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि जो वाटर में हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को क्रिएट करने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ क्या क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, क्लोराइड आयन है और सल्फेट आयन है। तो ऐसे सिचुएशन में हार्डनेस ऑब्जर्व होगी। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ क्या क्या हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन। अगर ये प्रेजेंट है तभी वाटर के अंदर हार्डनेस होगी, बाकी कोई भी और मिनरल अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो, अब हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है, और जो स्टैंडर्ड है
उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई यहां तो जो हार्डनेस क्रिएटिंग कंपोनेंट्स है वो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट है, और डिग्री ऑफ हार्डनेस हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो ये हम कैसे इनको कैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे? आप देखो इसका तरीका क्या है। इसी तरीके से आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से ध्यान से आप इस बात को समझना जो मैं अभी बता रहा हूं। आपको करना क्या है, जो कंपोनेंट्स हार्डनेस क्रिएट करते हैं आपको हर कंपोनेंट का अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हर वो कंपोनेंट जो हार्डनेस क्रिएट करता है आपको हर कंपोनेंट का अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हर कंपोनेंट का अलग अलग आपको निकालना। और देखो आपको एक बात तो पता ही है कि अगर मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड को चाहे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैल्शियम क्लोराइड को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रोड्यूस होगा। ऐसा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलते है कि नहीं? जो मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में जो इक्विवेलेंट मास की जो डिफिनीशन बताया था, अगर आप उस डिफिनीशन के हिसाब से देखो तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का होगा, चाहे वो कन्वर्जन डायरेक्ट मैनर में किया जाए या वो कन्वर्जन इनडायरेक्ट मैनर में किया जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को डायरेक्ट मैनर में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट मैनर में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड का होगा तो उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट को अगर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम सल्फेट का वहां पे इन्वॉल्व होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, हमें ये कंपोनेंट्स का अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं और फिर सारे ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐड कर देना है। जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आएगा उसी के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस होगा। तो वहां से आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लोगे और फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपको पता है और आपको उसका वेट निकालना है तो क्या करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है वो अमाउंट आ जाएगा और फिर उस अमाउंट को आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। अब आप क्या करोगे? बोलोगे उतना मिलीग्राम 50 लीटर में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने सैंपल कितना क्या लिया हुआ? 50 लीटर। तो उतना मिलीग्राम 50 लीटर में प्रेजेंट है तो कितना मिलीग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट होगा? तो जो मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 1 लीटर में प्रेजेंट होगा वही पीपीएम कंसंट्रेशन होगा। अरे मिलीग्राम, ये बेटा जो मैंने पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम की डिफिनीशन लास्ट क्लास में बताया था उसी डिफिनीशन के बेसिस पे हमने लास्ट में कंक्लूड किया था कि वो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम बेसिकली मिलीग्राम पर लीटर है। मिलीग्राम किसका? मिलीग्राम सोल्यूट का, और लीटर किसका? सोल्यूशन का वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे सोल्यूशन है हार्ड वाटर और मिलीग्राम किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 1 लीटर हार्ड वाटर सैंपल में कितना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का होगा उसी को डिग्री ऑफ हार्डनेस बोलेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट, फिर अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? पहले ये पता करना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं और कौन सा कंपोनेंट हार्डनेस क्रिएट नहीं करता। जो कंपोनेंट हार्डनेस क्रिएट नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं। जो कंपोनेंट हार्डनेस क्रिएट करता है हमें सिर्फ उसको देखना है।
ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जो कंपोनेंट हार्डनेस क्रिएट करता है उसका हमें क्या करना है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है अलग अलग। ठीक है, हर वो कंपोनेंट जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सबका अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, फिर उन ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐड करना है, ऐड करके जो टोटल वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का वहां पे, अगर उनको कन्वर्ट किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट में तो उतना ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, वहां से ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लो, और फिर आप देखो कि भाई उतना मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो कितना मिलीग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट होगा, जो मिलीग्राम पर लीटर आएगा वही डिग्री ऑफ हार्डनेस होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे हम अमाउंट को मिलीग्राम में ले रहे हैं बेटा, ग्राम में नहीं ले रहे हैं, तो मैं यहीं पे सीधे अमाउंट को ये मतलब जो क्वांटिटी आएगी उसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूंगा। अगर क्वांटिटी ग्राम में है, अगर मास ग्राम में है तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, अगर मास मिलीग्राम में है तो हमें मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, अगर मास किलोग्राम में है तो हमें किलो इक्विवेलेंट मिलेगा। समझ में आएगा नहीं, सीधे आप उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बदल लोगे, अगर ग्राम है तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम में है तो मिली इक्विवेलेंट, अगर किलोग्राम में है तो किलो इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पे क्वांटिटी मिलीग्राम में है तो हम क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कितना होगा कैल्शियम क्लोराइड का मिली इक्विवेलेंट, तो दिस इज इक्वल टू इसका मास इन मिलीग्राम, इसका मास इन मिलीग्राम जो कितना गिवन है 55.5 मिलीग्राम प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, तो कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्ट है बेटा, कंप्लीट सॉल्ट है तो टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो 111 बाय 2, तो ये आ गया 1 मिली इक्विवेलेंट, 1 मिली इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 मिलीग्राम गिवन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 71 हो गया, क्लोरीन का 2 क्लोरीन का प्लस 24, 71 प्लस 24 बेटा 95 आ गया, 95 तो मॉलिक्यूलर वेट है इसका, डिवाइडेड बाय 2, यहां भी वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो आप देखोगे ये 2 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट। इसी तरीके से मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट देखो 96 प्लस 24 120 है, 120 मॉलिक्यूलर वेट है बेटा और वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, तो ये आ गया 30/60 0.5 मिली इक्विवेलेंट, 0.5 मिली इक्विवेलेंट आ गया मैग्नीशियम सल्फेट का। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस क्रिएटिंग कंपोनेंट, total milli equivalent of hardness creating component is equal to 1 plus 2 plus 0.5
तो बेटा ये आ गया 3.5 मिली इक्वलेंट. Total milli equivalent of hardness creating component is equal to 3.5 milli equivalent, and this is equal to milli equivalent of calcium carbonate. जितना मिली इक्वलेंट इन हार्डनेस क्रिएटिंग कंपोनेंट का टोटल होगा, उतना ही मिली इक्वलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये मिली इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया. अब हम यहां से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लेंगे. Therefore, mass of calcium carbonate present 50 liter hard water. Therefore, mass of calcium carbonate present in 50 liter hard water क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3.5, तो इसका मिली इक्वलेंट है, मल्टीप्लाइड बाय इसका इक्वलेंट वेट, तो इसका इक्वलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 100/2. अब देखो, क्योंकि ये मिली इक्वलेंट है और इसको इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया, तो जो अमाउंट आएगा वो मिलीग्राम के टर्म्स में आएगा सीधे. ये मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा. तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 50 लीटर हार्ड वाटर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 100/2 मिलीग्राम. तो ये आ गया बेटा 175 मिलीग्राम. 175 मिलीग्राम. अब देखो, 175 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 50 लीटर हार्ड वाटर. तो 50 लीटर में अगर 175 मिलीग्राम है, तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा? तो आप देखो, दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर is equal to 175 upon 50 milligram per liter. मिलीग्राम पर लीटर. तो ये आ गया बेटा 3.5 ppm. 3.5 ppm of calcium carbonate. 3.5 ppm of calcium carbonate. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया सबको? अगर इसमें आप कुछ गड़बड़ करोगे, मैं ये भी बता दूं आप क्या गड़बड़ कर सकते हो. आप अगर कुछ यहाँ पे जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो वो सिर्फ यही होगा कि आप कोई ऐसा कंपोनेंट को भी वहां पे कंसिडर कर लो जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि जो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अगर बाइकार्बोनेट आयन है, क्लोराइड आयन है और सल्फेट आयन है, तो इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से हार्डनेस होगी. बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो हार्डनेस क्रिएट नहीं करते. नोट कर लिया इसको? ये पूरी इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़े. तो देखो, मैंने जितनी भी कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स हैं
सारे कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट को लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है कि इन कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट को हम दूसरे कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट करो, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। Relationship between various concentration measurement units। इसमें फर्स्ट केस लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। तो देखो, नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होती है नॉर्मलिटी। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब जरा देखो बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मान लो सोल्यूट कंपोनेंट ए को हमने बोला है, कंपोनेंट ए अगर सोल्यूट है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। बेटा अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब आप देखो रेशियो में वेट ऑफ सोल्यूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, therefore normality upon molarity is equal to molecular weight of solute upon equivalent weight of solute। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये रेशियो जो होगा मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास का, ये वैलेंसी फैक्टर है। तो यहां से ये रिजल्ट आ गया बेटा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। Normality of solution is equal to molarity of solution multiplied by valency factor। किसी भी सोल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो उस सोल्यूशन की मोलारिटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होगी। अच्छा, एक चीज आप और देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी एन फैक्टर है, तो ये रिजल्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप यहां से देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एन फैक्टर। क्योंकि देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी, और नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी हमने यहाँ पे निकाला है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एन फैक्टर। तो यहां से आप ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये जो रिजल्ट है बेटा, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Number of gram equivalent of solute is equal to number of mole of solute into valency factor। दीक्षांत नहीं, दिशांत, दिशांत बेटा माइक म्यूट करो। तो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में क्या रिलेशनशिप आई? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, और एक रिजल्ट यहां से हमें और मिल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब जैसे देखो, अगर गिवन है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 अगर ये प्रेजेंट है बेटा, और आपसे इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सोल्यूट है H2SO4 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2। तो हम इसकी अगर नॉर्मलिटी निकालें तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? इसकी मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, तो इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जीरो 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी तरीके से देखो, अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन
ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट है। 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट। आप याद करो, मैंने जब वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडॉक्स सब्सटेंस बताया था, हाँ सही है अत्री साहब, सही है, तो मैंने वहां पे बताया था कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। तो हमें इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर 5, तो ये आ गया बेटा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरीके से मोलैरिटी अगर गिवन है तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, और अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। दूसरा रिजल्ट लिखो, आपको डेरिवेशन याद हो या ना याद हो, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन निकल करके आया ना वो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल करके आया? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो फिर से फॉर्मूला के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मोलैलिटी है। और मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे बार बार अगर आप इसको लिखोगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर इनका रेशियो निकालो तो मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी, तो रेशियो में देखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter, volume of solution in liter divided by amount of solvent in kilogram. Molality upon molarity is equal to volume of solution in liter upon amount of solvent in kilogram. ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगी। अब इसके बाद नोट करो, लिखो कंसिडरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन, considering a binary solution of volume, considering a binary solution of volume v liter, considering a binary solution of volume v liter containing
containing Na mole of solute, containing Na mole of solute of molecular mass Ma, considering a binary solution of volume V liter containing Na mole of solute of molecular mass Ma. एक और बात लिखो, if density of solution is d gram per milliliter, if density of solution is d gram per milliliter, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब इसी के बेसिस पे हम मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो जरा देखो बेटा, मोलालिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ये तो यहाँ पे गिवन है, वी लीटर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ऑलरेडी यहाँ पे वी लीटर बोल रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है और हमें सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, यूनिट को प्रॉपर कंसीडर करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से हम मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम लीटर में है तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो V लीटर है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिलीलीटर में आ गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी जो यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर इंटू ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये ग्राम में आ जाएगा, इतना ग्राम आ गया। मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1000 VD ग्राम। अगर हमें सोल्यूशन का मास पता चल गया बेटा और हम सोल्यूट का मास निकाल लें तो फिर सॉल्वेंट का मास हमें मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन कैसे बन रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। तो सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ नहीं, मास ऑफ सोल्यूट निकाल रहा हूं, मास ऑफ सोल्यूट पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट Na है और मॉलिक्यूलर मास Ma है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ये मास होता है, तो ये आ जाएगा Na इंटू Ma ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट Na इंटू Ma ग्राम। अब हम यहां से निकाल लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना बेटा, ये ग्राम में है, जबकि यहां पे हमें ये सब कुछ किलोग्राम में चाहिए। सॉल्वेंट का अमाउंट किलोग्राम में चाहिए, यहां पे ये ग्राम में आया है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, अब ये किलोग्राम में है। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया इन किलोग्राम, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। देयरफॉर मोलालिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कैपिटल V अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 1000 VD माइनस Na Ma डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, तो ये आ गया बेटा, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 MV
अपॉन 1000 VD माइनस NA MA। अगर हम कैपिटल V से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते तो ओवरऑल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको भी कैपिटल V से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी कैपिटल V से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो अगर कैपिटल V से डिवाइड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1000 इंटू मोलारिटी, डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है इसको V से डिवाइड किया तो ये V कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसको देखो, तो इसको Na बाई V इंटू MA ये लिखा जा सकता है बेटा। अभी जरा ये देखना, ये Na बाई V क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हाँ सही है, तो Na बाई V नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दिस इज मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो ये मोलारिटी हो गई। तो अब देखो यहां से फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिल गया, फाइनल एक्सप्रेशन ये मिल गया बेटा, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। नमन, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम फील कर रहे हो बेटा, बाकी लोग तो कंफर्टेबल हैं, और मैं खुद भी देख रहा हूं कि वीडियो जो है स्मूथ चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है तुम्हारे एंड पे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आ गई रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब आपको यहां भी मैं वही बात बोलूंगा कि आपको पूरा डेरिवेशन आता हो या ना आता हो, लेकिन ये रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज और बता दूं बेटा, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा जाए, तो स्कूल एग्जाम वाले जो है ना, जब आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करते हो ना, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो स्कूल एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। आपको ये सीधे फॉर्मूला अगर आप यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट का कन्वर्जन करोगे ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो कैसे स्कूल एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। ये पूरा डिस्कशन जो आप देख रहे हैं ना, ये सब +2 में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस होगा। अब आप थर्ड रिजल्ट लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Relationship between molality and mole fraction.
रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मान लो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिया तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। देखो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन है, कंपोनेंट ए एंड बी। कंपोनेंट ए है सल्यूट। अगर हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए Na मोल ए का और Nb मोल बी का कंसिडर किया है और इनके मोल फ्रैक्शंस XA एंड XB हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB। तो अब देखो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखा जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जरा देखो मोलालिटी क्या होती है। मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, number of mole of solute divided by amount of solvent in kilogram। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मोलालिटी है बेटा। यहां पे आप देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को लेकर के आए तो फिर मोलालिटी का एक्सप्रेशन हम यहां पे ला सकते। अब देखो कैसे ये सब कुछ होगा। ये जो Nb है, Nb इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, XA अपॉन XB इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय WB। अब देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल WB लिखा हुआ है, इधर कैपिटल WB लिखा हुआ, तो ये कैपिटल WB किलोग्राम में है और स्मॉल WB ग्राम में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है ग्राम मोल, मोल का मतलब ग्राम मोल, और ग्राम मोल में, ग्राम मोल से अगर मास निकालोगे तो मास हमेशा ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ये Nb नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्वेंट है, इसलिए WB जो आएगा यहां से वो इन ग्राम आएगा, ना कि इन किलोग्राम आएगा। तो WB अपॉन MB ऐसा लिख सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो आप देखो फिर ये लिखा जा सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अमाउंट ग्राम में है बेटा, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ये किलोग्राम में आ जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा। तो इसको किलोग्राम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ओवरऑल क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो दोनों को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो XA अपॉन XB इज इक्वल टू NA अपॉन 1000
डिवाइडेड बाय WB अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय MB। ये आ गया। आप देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, XA अपॉन XB इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय WB अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय MB, और ये 1000 जो है इधर बाहर ले गए। ये आ गया बेटा। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्वांटिटी लिखी हुई है ना, यही क्वांटिटी मोलालिटी है। दिस इज मोलालिटी। तो यहां से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये रिजल्ट आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is equal to molality of the solution multiplied by molecular mass of solvent divided by 1000। ठीक है। आप चाहो तो ये जो ये XB है, XB को इन टर्म्स ऑफ XA लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो हम यहां पे 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो यह आ गया रिजल्ट मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। तो डेरिवेशन समझ में आ गया ये वाला। ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है सबको समझ में आ गई। इसी तरीके से चलो रिपीट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया जो सोल्यूट A और सॉल्वेंट B से कॉन्स्टिट्यूटेड है। उस बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में अगर Na मोल सोल्यूट का और NB मोल सॉल्वेंट का हमने यूज किया है, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखो, हमें पता है मोलालिटी क्या होती है। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हम ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट देख रहे हैं, बट डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं देख रहे हैं। तो हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लाना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्योंकि जो NB होगा वो WB by MB होगा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अरे भाई, XA जो है वो NA अपॉन NA प्लस NB होगा, और XB NB अपॉन NA प्लस NB होगा। तो यहां से XA अपॉन XB निकालो, XA अपॉन XB निकालोगे तो NA प्लस NB कैंसिल हो जाएगा, NA बाई NB आ गया। अब देखो, तो XA अपॉन XB आ गया NA अपॉन WB बाई MB। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, XA अपॉन XB इज NA अपॉन WB मल्टीप्लाइड बाई MB। ये WB ग्राम में है,
यहाँ पे मोलालिटी के एक्सप्रेशन में हमें इसको किलोग्राम में चाहिए, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, बट अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी बदल जाएगी। हमें ओवरऑल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो क्वांटिटी में चेंज नहीं चाहिए तो जिस फैक्टर से हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है उसी फैक्टर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद रीअरेंज करके जब हमने इसको लिखा तो क्या आ गया, XA अपॉन XB इज इक्वल टू, ये जो 1000 अपॉन 1000 है ये यहां आ जाएगा MB के साथ, तो NA डिवाइडेड बाय WB अपॉन 1000 इंटू MB बाय 1000, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी जो है ये हो गया मोलालिटी, इसकी जगह पे हमने मोलालिटी लिख दिया इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। और इधर हमने क्या किया, XB जो है वो 1 माइनस XA हो जाएगा, तो XB की जगह पे 1 माइनस XA पुट कर दिया, फाइनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से अगला रिजल्ट लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, relationship between molarity and percentage strength by mass, percentage strength by mass। relationship between molarity and percentage strength by mass लिखो, इसके डेरिवेशन में लिखो, कंसिडरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन with density d gram per milliliter, with density d gram per milliliter, considering a binary solution with density d gram per milliliter containing X% by mass, W by W, containing X% by mass of solute, X% by mass of solute। तो बताया जा रहा है यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी d ग्राम पर मिलीलीटर है और उसके अंदर सल्यूट का परसेंटेज बाय मास क्या है, X% बाय मास ऑफ सल्यूट है। हमें यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मोलारिटी निकालना है। तो अब जरा देखो कैसे निकालेंगे मोलारिटी। देखो एज्यूम कर लेते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, एज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। अगर बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन का है तो बाय डिफिनीशन ये X% का मतलब क्या होगा, X ग्राम इन 100 ग्राम। X% का मतलब X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू X ग्राम होगा बेटा। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का है तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर X ग्राम सॉल्यूट का होगा। तो फिर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को MA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो इतना मोल आ गया। बेटा एक से समझ लेना, ये जो मैं पूरा डेरिवेशन के स्टेप्स लिख रहा हूं ना, जब यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो फाइनल फॉर्मूला जो निकालूंगा वो फॉर्मूला को आपको यूज करना है, क्योंकि वहां ये कौन देख रहा है कि आप कैसे स्टेप वाइज आप सॉल्व कर रहे हो, वहां तो फाइनल आंसर से मतलब होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम ए मोल। अब देखो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मिल गया, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लें तो बस मोलारिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? देखो, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम लिया है हमने और डेंसिटी मैंने बताया डी ग्राम पर मिलीलीटर है। डी ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी है। तो मास पता है, डेंसिटी पता है, तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 100 बाई डी मिलीलीटर। ठीक है, 100 बाई डी मिलीलीटर, ये वॉल्यूम आ गया। बट हमें वॉल्यूम तो लीटर में चाहिए, तो लीटर में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/10 डी लीटर। ठीक है, 1/10 डी लीटर। तो अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एक्स अपॉन एम ए मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर 1/10 डी। अब मोलारिटी निकाल लेंगे। तो देयरफॉर मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कैपिटल एम इज इक्वल टू x अपॉन एम ए डिवाइडेड बाई 1/10 डी। तो यहां से आप देखोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास इनटू डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आ गई रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जैसे आप एक रिजल्ट आपने डिराइव किया बिटवीन मोलारिटी एंड सम अदर क्वांटिटी, मोलारिटी और किसी और क्वांटिटी के बीच में, किसी और कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट के बीच में अगर आपने एक रिजल्ट डिराइव किया और आप चाहते हो कि आपको एक रिजल्ट मिल जाए बिटवीन नॉर्मलिटी एंड दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी और नॉर्मलिटी के बीच में आप रिजल्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपको देखो करना क्या होगा। आपको करना ये होगा कि मोलारिटी जहां पे है उसकी जगह पे आप ले आओ नॉर्मलिटी, मतलब मोलारिटी इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मलिटी। आपको मोलारिटी को रिप्लेस कर देना है किससे? नॉर्मलिटी से। मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी। और क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आप वहां पे लिखो इक्विवेलेंट मास। मोलारिटी को रिप्लेस कर दो नॉर्मलिटी के साथ और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से रिप्लेस कर दो, तो आपको नॉर्मलिटी और उस क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मलिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास ऑफ सोल्यूट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, तो आपको यही रिप्लेसमेंट करने। तो मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। देखो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। नॉर्मलिटी is equal to percentage strength by mass multiplied by density
मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। आप अगर पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हो तो डिटेल्ड सोल्यूशन इस तरीके से मिलेगा। एक रिजल्ट और लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। तो नोट करो, लिखो कंसिडरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन, containing x prime percent weight by volume of solute, x prime percent weight by volume of solute। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें x प्राइम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूट का प्रेजेंट है और आपको मोलैरिटी निकालनी है। अब देखो, पहले तो इसका मतलब समझो, x प्राइम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में x प्राइम ग्राम सोल्यूट का है। ये इसका मतलब है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट गिवन है, x प्राइम ग्राम। तो अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, एज्यूमिंग 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इज प्रेजेंट या इज टेकन, एज्यूमिंग 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इज टेकन। तो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा बेटा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग x प्राइम ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, x प्राइम ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, x प्राइम अपॉन ma मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट x प्राइम बाई ma मोल। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 मिलीलीटर है, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10 लीटर आ जाएगा। 100 मिलीलीटर या 1/10 लीटर। और फिर आप मोलैरिटी निकालोगे तो मोलैरिटी हो जाएगी बेटा x प्राइम बाई ma डिवाइडेड बाई 1/10। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू x प्राइम इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब अगर मोलैरिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के बीच में ये रिजल्ट है तो नॉर्मलिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के बीच में ये रिजल्ट हो जाएगा बेटा। अब आप लास्ट डेरिवेशन यहां पे लिखो,
relationship between strength and molarity. Strength and molarity. स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप देखो कैसे निकालेंगे. दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं. स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. और मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. स्ट्रेंथ है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. डिवाइड कर दो स्ट्रेंथ को मोलारिटी से, तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट. अब देखो बेटा, तो आप इसको लिख सकते हो स्ट्रेंथ अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. डब्ल्यू ए सोल्यूट का अमाउंट, ए कंपोनेंट सोल्यूट है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट. तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो यहां से डब्ल्यू ए कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो रिजल्ट आ गया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो अगर स्ट्रेंथ और मोलारिटी में ये रिजल्ट है बेटा, तो स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी के बीच में भी रिलेशनशिप आ जाएगी. स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. हमने क्या किया, मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी और मॉलिक्यूलर मास की जगह पे इक्विवेलेंट मास. तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. लिखो एक क्वेश्चन. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in an ethanol water mixture, in an ethanol water mixture is 0.018, is 0.018. Determine molality, determine molality, small m, determine molality of this solution. आपको सोल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है.
तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताया हुआ है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो और पूरा एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दे सकते हो जो स्कूल एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होगा। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मूला डायरेक्टली अगर यूज करें तो क्या होगा। मोलालिटी, देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is equal to molality multiplied by molecular mass of solvent upon 1000. Mole fraction of solute upon mole fraction of solvent is equal to molality of solution into molecular mass of solvent upon 1000. अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.018, तो 0.018 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा 1 माइनस, अप्रोक्सीमेटली सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस 0.018, तो ये आ जाएगा 0.982 इज इक्वल टू मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो इथेनॉल वाटर सोल्यूशन है तो वाटर इज सॉल्वेंट, तो 18 हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000। तो आप देखो मोलालिटी इज इक्वल टू ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 18 अपॉन 0.982 इंटू 18, तो 18 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 0.982 आ गया, 1 अपॉन 0.982। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाता है 1.018 मोल पर केजी। वन 1.018 मोल पर केजी आ जाता है बेटा मोलालिटी। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं जो स्कूल एग्जाम में आपको यूज करना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एन इथेनॉल वाटर मिक्सचर इज 0.018। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है 0.018, तो हम अगर ये मान ले कि टोटल मोल ऑफ मिक्सचर 1 मोल है, तो आप इसको इस तरीके से स्टार्ट करोगे, एज्यूमिंग 1 मोल ऑफ मिक्सचर, 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज प्रेजेंट, वन मोल मिक्सचर का प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, अगर टोटल मोल 1 है बेटा और मोल फ्रैक्शन 0.018 है, तो इथेनॉल का मोल कितना होना चाहिए 0.018 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आ गया बेटा 0.018। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को हमने यूज किया है। अगर 1 मोल मिक्सचर का प्रेजेंट है, अगर 1 मोल मिक्सचर का प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 0.018 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वो हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.018, तो 0.982 मोल हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.982 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम। ये मास ऑफ वाटर आ गया बेटा। अब मोलालिटी की डिफिनीशन क्या होती है, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
आप यहाँ पे देखो सल्यूट का मोल आपको पता है 0.018 और सॉल्वेंट का मास पता है ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो सल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास पता है, तो यहां से मोलालिटी निकाल लेंगे। तो मोलालिटी क्या जाएगी, देयरफॉर मोलालिटी इज इक्वल टू 0.018 अपॉन 0.982 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेटली देखोगे वही आ गया 1/0.982 मोल पर केजी। बट स्कूल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है, इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसे सॉल्व किया ना तो लड्डू लेकर के आओगे। तो लड्डू खाना अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए ये वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए, ये वाला सोल्यूशन चाहिए। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखो। A solution of urea in water, a solution of urea in water is 3000 ppm by mass, 3000 ppm by mass. A solution of urea in water is 3000 ppm by mass. If density of solution is 1.04, if density of solution is 1.04 gram per milliliter, determine molarity of this solution. तो आपको इस सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है।
देखो आपको यहाँ पे पीपीएम बाय मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मोलारिटी निकालनी है। तो आप चाहो तो एक तो ये रिजल्ट पहले यूज कर लो, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। लास्ट क्लास में बताया था ये रिजल्ट। तो ये निकल करके आ जाएगा यहां से परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। तो ये आ गया बेटा 3000 इज इक्वल टू, मान लो ये x है तो x इंटू 10 टू द पावर 4, x वैल्यू आ गई 0.3% W/W। ये परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास आ गया। और अब आप ये रिजल्ट यूज कर लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट। ध्यान देना यूरिया होता है NH2CO NH2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया, NH2CO NH2, इसको यूरिया बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। तो मोलैरिटी आपको निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.04 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ जाएगा बेटा 1.04 अपॉन 20 मोल पर लीटर, यानी कि 0.052 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बाकी अगर वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, बट अगर मान लो स्कूल एग्जाम में आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो जो पीपीएम की डिफिनीशन है, पीपीएम बाय मास की डिफिनीशन, आप उस डिफिनीशन के बेसिस पे प्रोसीड करो। तो पीपीएम बाय मास क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट 10 टू द पावर 6 ग्राम of let 10 to the power 6 gram of solution is taken। अगर 10 to the power 6 ग्राम सोल्यूशन का प्रेजेंट है तो therefore mass of यूरिया, मास ऑफ यूरिया उसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा? 3000 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये पीपीएम होता है। तो 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 3000 ग्राम अगर यूरिया का होगा तो पीपीएम कंसंट्रेशन उसका 3000 पीपीएम होगा। तो मास ऑफ यूरिया 3000 ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया ये कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 60 मोल। तो ये आ जाएगा बेटा 50 मोल। $50 मोल आ गया यूरिया का 10 पावर 6 ग्राम में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी है 1.04। अब ये वैल्यू देखो मिलीलीटर में आई है और आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करना तो 10 पावर 3 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया बेटा 1000 अपॉन 1.04 लीटर। अब आप देखो मोल ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों मिल गया तो मोलैरिटी आ गई। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
यही यही रिजल्ट आ जाएगा 1.04/20। तो अगर देखा जाए तो अगर बोर्ड एग्जाम जो है ढंग से होने लगे तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, जिस प्रेजेंटेशन पे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हो, वो प्रेजेंटेशन ज्यादा टफ है इन कंपेयर टू सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये कोई भी ये देखने नहीं जा रहा है कि आप कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात लिखनी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट पे बेस्ड अभी कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने हैं जिन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो कल की क्लास में ये चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। और फिर वेडनेसडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और फ्राइडे को मैंने बताया हुआ आपको, इस फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। पूरे चैप्टर पे बेस्ड टेस्ट होगा फ्राइडे को। ओके बेटा। टेक्स्ट डिस्कशन के लिए देखो, मुझे एक चीज समझ में आई है, अगर आप ये काम कर लो तो बेस्ट रहेगा। आप टेस्ट देने के बाद मुझे बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर में आपको प्रॉब्लम लग रही है। मैं वो सारे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मैं ऐसे क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना करके और मैं फिर उसका वीडियो सोल्यूशन बना करके अपलोड कर दूं, तो उसमें क्लास का टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको टेस्ट का डिस्कशन भी मिल जाएगा। अब अगर आप लोग इस अप्रोच के साथ एग्री करते हो तो बताओ, फिर ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे अभी लास्ट टेस्ट हुआ है तो उसके क्वेश्चन बता दो, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बना करके अपलोड कर देता हूं, आप उसको देख लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो।